वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक बिल कानून का रूप कैसे लेता है भारत में। हम समझेंगे बिल और कानून के बीच के डिफरेंस को। देखिएगा, एक बिल का मतलब ये होता है, मान लीजिएगा इनफॉर्मल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने कोई एक कोरा कागज़ लिया और उसमें 10-15 लाइन या फिर आपकी जो आइडियोलॉजी है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कानून को लेकर वो लिख दिया। आपने लिखा कि देश में ये कानून होना चाहिए, ये कानून नहीं होना चाहिए, एट्सेट्रा। आपने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। उस ड्राफ्ट को आपने कोई नाम दे दिया, मान लीजिएगा कि इंडियन पॉलिटी बिल। ओके, सो आपने उस बिल को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया और दोनों ही सदनों में अगर वो बिल पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब अपनी सहमति दे देते हैं तो वो कानून बन जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मल वे में कि किस तरीके से आखिर एक बिल जो होता है वो कानून का रूप लेता है। तो यात्रा जानेंगे कि एक बिल कानून कैसे बनता है, उसकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिएगा, हमारे संविधान के भाग 5 में यूनियन लेजिस्लेचर आती है। यूनियन लेजिस्लेचर में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोसीजर बताता है कि एक बिल कानून कैसे बनता है। तो उसी प्रोसीजर को हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिएगा कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेंबर जो होता है वो एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करता है। उसमें लिखा होता है, मान लीजिएगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में है। तो वहाँ पर यूसीसी के बारे में लिखा है कि पूरे ही देश के लिए एक समान नागरिकता संहिता होनी चाहिए कि सभी के लिए एक ही तरीके का लॉ हो। तो किसी ने, मान लीजिएगा कि किसी मंत्री ने संसद भवन में लोकसभा या राज्यसभा में ये बिल प्रस्तुत किया, यूसीसी से रिलेटेड कोई बिल प्रस्तुत किया। अब उस बिल को जब मान लीजिएगा कि लोकसभा में पास हो जाता है वो बिल, तो वो जाता है रिकन्सिडरेशन के लिए कहाँ पर, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी वो बिल पास हो जाता है देन ये जाता है प्रेसिडेंट की सहमति के लिए। यही हमेशा हमें बताया जाता है कि 3 स्टेजेस से जाता है। लेकिन हम इसे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बिल किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है एंड गवर्नमेंट बिल क्या होता है, किसकी ज़्यादा संभावना होती है पास होने की, एट्सेट्रा हम जानेंगे। अ गवर्नमेंट बिल स्टैंड्स अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस ड्यू टू द बैकिंग ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब देखिएगा, यहाँ पर हम प्राइवेट मेंबर एंड गवर्नमेंट मेंबर बिल जानते हैं, गवर्नमेंट बिल। ओके, देखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब वो होता है, मान लीजिएगा कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एमपी, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का जो सदस्य है वो अगर बिल प्रस्तुत करता है संसद के पटल पर तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। लेकिन यदि कोई मंत्री उस बिल को प्रस्तुत करता है तो वो गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर बिल जो है उसकी पास होने की संभावना कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसको जो रूलिंग पार्टी का समर्थन है वो नहीं हासिल होता है, और जो गवर्नमेंट बिल है उसका पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी की है, रूलिंग पार्टी डेफिनेटली उसके पास बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्राइवेट मेंबर बिल एंड गवर्नमेंट बिल क्या होता है। ओके, देन फर्स्ट रीडिंग क्या होता है कि कोई भी, मान लीजिएगा प्राइवेट मेंबर या फिर गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर वो प्रस्तुत करता है बिल, या तो वो राज्यसभा में प्रस्तुत करेगा या फिर लोकसभा में। यहाँ पर आपको बात समझनी होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी बिल्स जो है, नॉर्मल बिल्स जो संविधान में ज़्यादा मतलब कि संविधान से जुड़े नहीं है, उन्हें दोनों ही सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्टर के द्वारा या तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप हमेशा मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ का पहले टीज़र या ट्रेलर आता है ना, उसी तरीके से फर्स्ट रीडिंग जो है उसका मतलब कि उसमें टाइटल पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से कोई बिल प्रस्तुत कर रहे हैं
इसका ऑब्जेक्टिव है कि देश में समान नागरिक संहिता बनाई जाए, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून हो, एट्सेट्रा यहाँ पर बताया जाता है। ओके, फर्स्ट रीडिंग जो है वो फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ बताने के लिए कि भाई ये कोई बिल है, आने वाला है, जैसे कि टीज़र या ट्रेलर लॉन्च किया जाता है कि भाई ये मूवी आने वाली है। सेकंड रीडिंग जो होती है वो होती है इसकी अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा इन द सेंस कि यहाँ पर बिल प्रस्तुत भी होता है, बिल को डिटेल में पढ़ा भी जाता है, एंड जो विरोधी पक्ष होता है वो अपने पक्ष को रखते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर संशोधन की ज़रूरत है, एट्सेट्रा। यहाँ पर चर्चा होता है, वाद होती है, विवाद होता है। ओके, तो सेकंड जो रीडिंग होती है वो अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। इट इज़ द सेकंड रीडिंग दैट बिल फेसेस टफेस्ट टेस्ट। यहाँ पर सेकंड रीडिंग में बहुत टफ टेस्ट होता है बिल का। फिर सेकंड रीडिंग के बाद इसे कमेटी को प्रेफर किया जाता है या रेफर किया जाता है। अब कमेटी में 30 लोग तक बैठते हैं। 30 लोग कौन होते हैं? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। कृपया ढोल की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। क्या है ना कि आज गणेश चतुर्थी है, तो मतलब गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कमेटी जो होती है वो 30-31 मेंबर्स की होती है। वो एडॉक भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। एडॉक मतलब टेम्पररी और परमानेंट मतलब कि परमानेंट ही होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कमेटी जो है बिल को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ती है, अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करती है, सजेशंस देती है, और कमी अगर बहुत ज़्यादा है, बिल काम का ही नहीं है, तो बिल को नकार भी सकती है कि नहीं, बिल पास नहीं होना चाहिए। ओके, द कमिटी स्टेज इंश्योर्स द एक्सपर्ट्स स्क्रूटनाइज द बिल थॉरोली ऑफन लीडिंग टू इम्पोर्टेंट चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस बिल में प्रस्तुत किए जाते हैं कमिटी स्टेज में। फिर आता है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? यहाँ पर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग होती है पॉइंट बाय पॉइंट, पैसेज बाय पैसेज, एंड अगर कोई अमेंडमेंट्स होते हैं कमेटी स्टेज में तो वो भी यहाँ पर पढ़ लिए जाते हैं। थोड़ी बहुत वाद विवाद होता है। देन दोनों हाउस, फिर इस हाउस में वोटिंग होती है। अगर वोटिंग के बाद मान लीजिएगा लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था, लोकसभा में इन 4 स्टेज से होकर बिल जब गुजर जाता है और पास हो जाता है बिल, देन आती है एक बारी, क्या इसे ट्रांसफ़र किया जाता है अगले सदन में। अगला सदन कौन है? राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में चारों स्टेज से पास होकर निकल चुका है ये बिल। फिर सेम जो 4 स्टेज मैंने आपको बताए वही 4 स्टेज राज्यसभा में भी फॉलो किए जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, कमेटी एंड थर्ड रीडिंग, देन पास हो जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास है 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस कौन से हैं कि भाई बिल को सहमति दे दी, बिल को अगर सहमति दे दी तो वो कानून बन जाएगा अगले ही दिन, या फिर जब सरकार चाहेगी उसे गजट पेपर में प्रस्तुत कर देगी, एडवर्टाइज कर देंगी, वो कानून उसी दिन से लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो विदहोल्ड कर देगी। विदहोल्ड मतलब कि मतलब प्रेसिडेंट जो है वो बिल अपने पास रख लेंगे और कोई भी ना ही सहमति देंगे ना असहमति देंगे। ओके, देन रिटर्न द बिल। फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई बिल में जो है कुछ कमियां हैं या फिर इसमें संशोधन की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट को रिटर्न भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट दोबारा पास करके बिल को भेजती है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही होगा, सहमति देनी ही होगी। अब ये मैटर नहीं करता कि कितने दिनों में देनी है। ओके, तो ये आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि द प्रेसिडेंट्स एसेंट इज़ द फाइनल स्टेप बिफोर अ बिल ऑफिशियली बिकम्स अ लॉ, कि प्रेसिडेंट की सहमति आखिरी स्टेज होता है जिसके बाद एक बिल कानून बनता है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड कोर्ट जजमेंट्स, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है बिल को लेकर, कानून को लेकर भारतीय संविधान में। देखिएगा इसमें मैंने 368 नहीं लिखा है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड होता है। देखिएगा भारतीय संविधान में अगर कोई बदलाव करना होता है तो आर्टिकल 368 का सहारा लिया जाता है। 368 आर्टिकल में भारतीय संविधान को संशोधित करने की इजाज़त भारतीय सरकार यानी कि संसद भवन को दी गई है। ओके, तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 हिंदी में डिफाइन करता है कि भाई पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होंगे, पार्लियामेंट की शक्तियाँ कितनी होगी, किस प्रकार से कार्य करेगी पार्लियामेंट यानी कि संसद भवन आदि यहाँ पर डिफाइन किया गया है। फिर आर्टिकल 107 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर पासिंग बिल। यहाँ पर आर्टिकल 107 जो है वो बताता है कि एक बिल किस
तरीके से संसद भवन से पास होकर बिल या फिर कानून बनेगा। ओके, एक्ट या फिर कानून बनेगा। आर्टिकल 111 111 डिस्कसेस द प्रेसिडेंट्स रोल इन गिविंग एसेंट। अब आर्टिकल 111 जो है वो बताता है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल कैसा है, किस तरीके से प्रेसिडेंट बिल को रोक सकते हैं, किस तरीके से सहमति दे सकते हैं, एट्सेट्रा। अब की जजमेंट की बात करें तो 1973 में केशवानंद भारती जजमेंट दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो प्रस्तुत की गई। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 368 की सहायता से कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला जा सकता। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे तो आर्टिकल 368 से बदला ही नहीं जा सकता, मतलब कि किसी भी लॉ से नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि ये ऐसे मतलब कि कानून है जो बहुत ही मूलभूत है, फंडामेंटल है एक व्यक्ति के लिए। जैसे कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, कि भाई जीने का अधिकार तो सभी का है, कोई नहीं छीन सकता। आर्टिकल 32 राइट टू जस्टिस, कि कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट्स को रिकवर किया जा सके, एट्सेट्रा। मिनर्वा मिल्स केस जो है 1980 का, इसमें क्या कहा गया, फंडामेंटल से रिलेटेड बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन प्रस्तुत की गई कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। देन दीज लैंडमार्क्स जजमेंट्स है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो परिभाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जो परिभाषा है उसे पूर्ण रूप से बदल दिया। मनी बिल अगर आपको जानना है तो मनी बिल बेसिकली होता है पैसों से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रेसिडेंट की रिकंसीडरेशन यहाँ पर नहीं होती, कि प्रेसिडेंट्स रिटर्न नहीं कर सकता इस बिल को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसमें भी सेम ही है कि इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है एंड प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल। प्राइवेट मेंबर्स बिल हमने जाना कि ये बिल प्राइवेट मेंबर एमपीज़ के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड कंक्लूजन कि भारतीय संशोधन की प्रणाली जो है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रणाली जो है, भारत में कानून बनाने की प्रणाली जो है वो ना ही ज़्यादा लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा कठोर यानी कि रिजिड है। ये दोनों का मिलन है। अगर आप अमेरिकन लॉ को देखें तो वहाँ पर कानून बनाना बहुत ही टफ है, और अगर आप ब्रिटिश कानून को देखें तो वहाँ पर कानून बनाना बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर दोनों का मिक्सचर है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा ईजी है, दोनों का मिक्सचर है। समय के अनुसार यहाँ पर कानून बनाए जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप हिंदी में इस पीडीएफ को चाहते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, मैंने हिंदी में भी ये सब लिख दिया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।